जय हिंद दोस्तों, संजीवित स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास में करवाने वाला हूँ। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते, समय को बर्बाद न करते हुए। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो चलिए देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया और कब कब किया और कौन किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। ठीक है, तो गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, नेक्स्ट। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो कब हुआ था यह? 1178 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 ईस्वी में हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं। यह मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलबाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसहरादा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज द्वितीय शासनकाल के 1178 ईस्वी में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है, किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी के समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक के रूप में मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दिल्ली सल्तनत देखते हैं। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। तो भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी दिशाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्रताप प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। ठीक है, ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो यह लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास
और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुवाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कुवाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का भी अवसर नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो यह किया था मलिक जानी को किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य हुआ। मिनहाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? ये कहा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। ठीक है, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया है। संभवतः इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक में उत्तर के रूप में विकल्प बी को सही माना है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो यह बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक, नेक्स्ट। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट। जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो यह बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? तो यह बलबन ने अपनाई। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसके स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक है, और उसका स्थान क्या है? पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? यह किया था बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ठीक है, तो बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरिल खान का विद्रोह था। तुगरिल खान को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट। किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने
सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खान अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, अंततः क्या हुआ तो तुगरिल पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का इक्तेदार नियुक्त किया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो यह बलबन ने की। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 में ईस्वी में बलबन ने भारत में ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नवरोज ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पायबोस प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब आते हैं खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी वंश क्या कहता है? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी कुलीगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? ये शब्द A.L. श्रीवास्तव ने लिखे। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली यानी 711 से 1526 AD में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? या जफर खान के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। ठीक है, चलिए रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन
सी है। ठीक है, ये 43वां बीपीएससी 1999 में पूछा गया। ठीक है, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है, और अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शिवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यह था राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को प्रति वर्ष कर देने पर बाध्य किया था। किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? या अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क इदरार नाम इनाम तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त भूमि आदि के रूप में मिली। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया? जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और विकल्प डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी विकल्प सी को ही माना। ठीक है, ऐसे सी और डी दोनों सही है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने केवल सी आंसर को माना। ठीक है, नेक्स्ट, आप बिहार लोक सेवा आयोग जो आपको आंसर माने आपको यही उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो यह मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ का शासक बीरबल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विषय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्ध सुनकर उन्हें कुछ गांवों की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरी खानकाह में 2 द्वार हैं, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब
सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया को बिना पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो द्वारा इसकी सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई और यह सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। कुछ स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती जैसी जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग अच्छे से 2 बार सुनिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने की। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? इसने नुसरत खान ने खरीदा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एस. लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के समृद्ध बंदरगाह कैम्बे खंभात पर हमला किया। इस अभियान में उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खान ने उसके मालिक से छीन लिया, किंतु चूंकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी नुसरत खान ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेजा। आगे चलकर काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान और उसके विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान उसे बलपूर्वक बंधक बनाया था। अतः इसका निकटतम उत्तर सी है। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो उपयुक्त में से किसी भी नहीं ने। ठीक है, आंसर ये। तो विकल्प किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। ना ही इल्तुतमिश ने किया, और ना ही अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और ना ही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, और ना ही बलबन ने किया। इनमें से किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति का सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं, देखते हैं तुगलक वंश में निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो यह बहलोल लोदी ने किया। दिल्ली सल्तनत के इन चारों शासकों की शासनावधि निम्नानुसार मानी जाती है। तो कौन कौन मानी जाती है? देखिए, सबसे अधिक समय तक बहलोल लोदी ने किया। चलिए देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 26 वर्ष तक शासन किए। गयासुद्दीन बलबन ने लगभग 20 से 21 वर्ष तक शासन किए। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर
खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक में थे। फिरोज शाह तुगलक के को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया तथा दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सीफा या सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुसम हकीम रखे गए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए गए? तो यह फिरोज शाह तुगलक में किए गए। ठीक है, नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह सैयद वंश का हुआ। तैमूर के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का हुआ। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उनके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना परंतु उसे खिजर खान ने पराजित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, वह तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, चलिए अब लोधी वंश देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो यह है सिकंदर लोदी ने बसाया। ठीक है, नेक्स्ट, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाम का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुल रूखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलिए अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह थे हरिहर एवं बुक्का थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा
की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट, विजयनगर ने विजयनगर ने उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो यह हरिहर द्वितीय ने छीना। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। ठीक है, नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। तो 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव विरूपाक्ष रूप का उपासक था। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्गों पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडबिद्दू आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी भू राजस्व थी। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर एक कर की आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह 1/6 से 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट यानी भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें स्थवन या अथवन कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हम्पी में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? यह देवराय द्वितीय के काल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? यह की थी कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुर, जिसे वर्तमान में नागलापुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया।
इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों में थी। नेक्स्ट, रामराय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से रामराय का वध कर दिया। ठीक है, अब चलिए आते हैं दिल्ली सल्तनत प्रशासन। तो दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, तो यह रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। दीवान अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इक्ताधारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो कौन करता है जो भूमि पर लगने वाले उत्पाद को इंगित करता है? यह खराज करता है और उसर करता है और मुक्तई करता है, खुम्स नहीं करता है। ठीक है, यानी कि 1, 3, 4 करता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो खराज उसर और मुक्तई, खराज उक्स और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स क्या था? लूट का धन था। ठीक है, खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध किससे था? तो यह राज्य कानून से था। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो यह गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो यह चांदी एवं तांबा के थे। ठीक है, सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित था। ठीक है, ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? या तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची।
थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के साथ के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलुग खां रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलिए अब आते हैं दिल्ली सल्तनत की साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। तो तबकात नासिरी का लेखक कौन था? यह मिनहाज उस सिराज था। ठीक है, तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। तो यह तब है कि मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। मोरक्को को यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो यह रिहला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो यह दरिया साहब ने की थी। ठीक है, संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के मुखिया थे। क्या थे? सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कलीच बेग फ्रेडू नेबग किया गया था। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी। ये हाल ही फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 17 बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्दीन द्वारा लिखी गई 2 अलग अलग फारसी ग्रंथ हैं, जिनका शीर्षक समान है। ठीक है, तो भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो कागज का प्रयोग 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ। इनमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ माना जा सकता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे। 12वीं से 13वीं सदी में
पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रिका में 1 के रूप में चयन किया है। ठीक है, यानी कि 1 रूप में चयन किया है, जबकि 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब आते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो अब जय दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं उत्तर भारत एवं दक्कन प्रांतीय राजवंश को मैं नेक्स्ट डे में करवा दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।